हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा पे। और आज फिर मैं 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जिसमें खेलो इंडिया 2021 एक हमारी सीरीज़ है। इसका ये 14वां वीडियो है और जितने भी वीडियो पुराने हैं उनको आप देख लीजिए और उनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम को समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है और तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अभी पेट का एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं पूरे सिलेबस डिस्कस करूंगा और उसकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति की कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे उसमें अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका पेट नहीं हो पाया तो समझो जो आने वाली अगले साल 50,000 वैकेंसी है उसमें आपका फार्म नहीं पड़ पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे पेट पास करें। और इसके लिए क्या करना है आपको, हम जो कल वीडियो बनाएंगे और वो परसों तक आपको, या कल भी मिल सकता है परसों भी मिल सकता है, उसको एक बार आराम से देखिए और जो जो रणनीति बताएं बस उस पर काम करिए। उसके बाद आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। और अगर कोई आप और रणनीति फॉलो करते हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई रणनीति बताए बस उसको फॉलो करने ही लग जाना है। जो सही लगे वो फॉलो करना। मेरी भी एक रणनीति होगी, देखना उसको फॉलो करके अगर दूसरी फॉलो नहीं करते हो, ऐसे ही अव्यवस्थित तैयारी करते हो, तो फिर देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है। फिलहाल तो हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। और इन्होंने ही अभिनव भारत, ठीक है, इन्होंने ही अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया था 1905 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत, एक इनकी संस्था और थी जो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर चलाई थी, मित्र मेला। तो ये भी गुप्त संस्था थी। इन दो, अभिनव भारत और मित्र मेला संस्थाओं का गठन किया। इनको बाद में काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी थे, तो बी.डी. सावरकर। अगला, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह से, भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए, किस विद्रोह पर आधारित थी? तो आनंद मठ पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और इसकी कथा वस्तु किस विद्रोह से ली गई है? तो इसकी कथा वस्तु ली गई है सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके रचयिता भी पूछे जा सकते हैं कि आनंद मठ पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इनके सबके रचयिता याद कर लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। जैसे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, एक देवी ठाकुरा चौधरानी करके भी एक किताब लिखी थी इन्होंने। तो इनकी किताबें खूब पूछी जाती हैं, तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नील दर्पण पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। और ये नील दर्पण जो पुस्तक है, इस नील दर्पण पुस्तक ने कौन से विद्रोह का समर्थन किया था या किस विद्रोह को सहायता दी थी? तो वो नील विद्रोह था। ठीक है, कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। और ये नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद होने वाला प्रथम विद्रोह था। ठीक है, तो यहाँ पे दिगंबर बिश्वास और इसके, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो नील विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दीनबंधु मित्रा और नील विद्रोह इसको याद रखिए, नील दर्पण पुस्तक को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, यहाँ पे मैं 4 नेतृत्वकर्ता बताऊंगा, उनमें से कोई एक भी ऑप्शन में हो सकता है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। इन 4 में से कोई एक भी ऑप्शन में हो सकता है और चारों ऑप्शन में हो सकते हैं। तो मैंने चारों बता दिए। अब आपको याद रखना कि ये संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था? तो जो छोटा नागपुर पठार साइड में एक संथाल परगना, जहाँ पे पहले पश्चिम बंगाल था वहाँ पे, ठीक है, और बिहार था, तो वहीं पे हुआ था। तो ये छोटा नागपुर पठार साइड में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है,
तो इसको याद रखिए। अगला है भारत के पहले समाचार पत्र। देखिए समाचार पत्र प्रकाशित हुए भारत में बहुत कुछ, तो उन समाचार पत्रों ने आज़ादी में भूमिका भी निभाई। तो पहले समाचार पत्र का नाम क्या था, तो ये पूछा गया। तो पहले समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। और आपको बताना है कि जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, हिंदी का, वो किसको माना जाता है और उसके संपादक कौन थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है और उसके संपादक कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगला है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा, गवर्नर जनरल में बता देता हूँ, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। लिटिन, ठीक है, लॉर्ड लिटिन द्वारा लाया गया था। ये वर्नाकुलर किसको कहते हैं, जो देसी भाषा एक्ट भी किस कहते हैं, इसको भी कहते हैं 1878 का देसी भाषा प्रेस एक्ट। ठीक है, देसी भाषाओं में जो अखबार छपते थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और इससे जैसे सोम प्रकाश है, ठीक है, वो पत्रिका जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर निकालते थे उस पर बैन लगा दिया गया। ऐसे बहुत सारी पत्रिकाओं पर बैन लगाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया किसने था। तो लाया था लिटिन और हटाया था रिपन ने। ठीक है, रिपन इसके बाद आता है। ठीक है, इसका समय होता है 1876 से 80 और इसका समय होता है 1880 से 84। ठीक है, तो इस समय तो ये लाया था लिटिन और हटाया किसने, रिपन ने। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों के संपादक कौन थी। तो थी है तो मतलब महिला, कौन महिला थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, महिला, जो इनके पत्र खूब पूछे जाते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया खूब पूछे जाते हैं, और इनकी जो संपादक कौन थी, वो एनी बेसेंट थी। अब आपको ये बताना है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। देखिए एनी बेसेंट ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और एनी बेसेंट ने लखनऊ समझौता को करवाने में भी काफ़ी योगदान निभाया था। तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था, तिलक ने भी चलाया था, तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्थान पूछ रहा है। ठीक है, पहली बात, इसके 3-4 ऑप्शन बनते हैं। पहला मैं बता देता हूँ, जैसे बन सकता है सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है, अमेरिका। इसे आप यूएसए अभी बोलेंगे तो यूएसए ऑप्शन में भी आ सकता है, सैन फ्रांसिस्को भी ऑप्शन में आ सकता है। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जो अगर मैप बनाओगे ऐसे करके तो इस साइड में है। ठीक है, तो किस कोस्ट पे है, पश्चिमी कोस्ट पर, ये भी आ सकता है। तो गदर पार्टी की स्थापना, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि किस सन में हुई थी, तो 1913 में हुई थी। और इसी गदर पार्टी से गदर नामक पत्र निकाला गया था और इसकी स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने। तो सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके सचिव थे। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत में विभाजन हो गया था, वो कब हुआ था, ये डेट पूछ रहे हैं। तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के पीछे काफ़ी कारण थे, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि जब सूरत विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस की हर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बाकी एक सिंपल सा क्वेश्चन जो खूब वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। और इन्हीं नौरोजी जी ने धन निकासी का सिद्धांत बताया था कि भारत से जो इंग्लैंड धन चला जाता है उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता। तो धन निकासी का सिद्धांत, और यही पहले व्यक्ति थे जो कॉमन लॉर्ड ऑफ, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन का, उसमें चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनके बारे में भी, इनके पत्र जो भी जिन्होंने निकाले हैं वो भी याद करना है, और दादा भाई नौरोजी का नाम तो सीधे सीधे याद ही करना। अगला क्वेश्चन, ओंजे जनजाति कहाँ निवास करती है। ठीक है, स्थान पूछा है। ये जनजाति निवास करती है अंडमान निकोबार
बहुत चर्चित जगह है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी जनजातियाँ, उन्हें भी याद रखो। सोमपेन, जारवा, ग्रेट निकोबारी जो नीचे है, निकोबार में ग्रेट निकोबारी, ऐसे सभी जनजातियां एक जगह लिख लो अंडमान निकोबार की, और इनको याद रखो। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जब भी जनजातियों से बनेगा एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगला, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताओ। तो मैंने अपना जो वीडियो बनाया था अपवाह तंत्र, उसमें मैंने बताया था कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। तो केदारनाथ से जो प्रवाहित होने वाली नदी है, और जो अलकनंदा से आके अलकनंदा से आके जो मिल जाती है, उसका नाम फिर क्या हो जाए, जब वो होती है मंदाकिनी। ठीक है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, अब ये सब अलकनंदा से मिलती रहेंगी और इनका नाम रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, फिर वो होता रहेगा। तो इसी नदी के मिलने से केदारनाथ से आती है ऊपर से बहती हुई और रुद्रप्रयाग में ये मिल जाती है, तो इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सरल है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैंने रखा क्यों है इस बात को समझिए पहले। तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसी लंबाई को याद करो, और सभी नदियों की लंबाई याद करने की जरूरत नहीं, एक इसकी याद कर लो, ब्रह्मपुत्र की याद कर लेना और गोदावरी की याद कर लेना, बस, बाकी सबकी चलता है। लेकिन इससे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है। भाई इसी नदी का है, गंगा नदी का। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, गंगा नदी का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस नदी की है, इसी नदी की है, गंगा नदी की है। तो और इस नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जैसे इधर से आई ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से आई ये नदी, इस डायग्राम को बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एक डेल्टा वाला क्वेश्चन है, उसमें समझाएंगे आपको। तो इस नदी की सहायक नदियाँ याद कर लो कि दाएं तट से कौन से मिलती हैं, बाएं तट से कौन से मिलती हैं। मैंने पूरा वीडियो बनाया गंगा नदी का अपवाह तंत्र पे, उसे देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका उससे। ठीक है, अगला देखो, रोहिलखंड दोआब, ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रोहिलखंड दोआब किन दो नदियों के बीच में, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो अवसादी मिट्टी जमा हो जाती है उसको दोआब कहते हैं। तो किन दो नदियों के बीच में, ठीक है, तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं दो, रामगंगा और गोमती। इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है, इसका उद्गम पीलीभीत से होता है, फुलर झील से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रोहिलखंड दोआब है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, पता है किसी को, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का भाग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अब क्वेश्चन इससे कई तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, पहली बात, मोरीबंद जो डेल्टा है, जो ये बंगाल का डेल्टा जिसको बोलते हैं बंगाल का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा का ही भाग है। ठीक है, या बंगाल के डेल्टा का ही भाग है। तो ये इसको ऑप्शन में दिया था बंगाल का डेल्टा। तो बंगाल का जो डेल्टा है उसी को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, वो दोनों बंगाल में, पहले बंगाल था, फिर उसके बाद में पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में विभाजन हुआ, फिर वो बांग्लादेश हो गया और इधर पश्चिम बंगाल। तो अभी इसको मोरीबंद डेल्टा को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किस डेल्टा का भाग है, तो बंगाल का डेल्टा का भाग है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस डेल्टा का भाग है और यहाँ से मिटा दे और इसका नाम बदल के रख दे सुंदरबन डेल्टा का भाग है। आपसे अगला क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो मोरीबंद डेल्टा है वो किन नदियों के द्वारा निर्मित है, तो भाई गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा वही है। ठीक है, अब मोरीबंद डेल्टा उस बड़े से डेल्टा का छोटा भाग है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मैंने पूरा समझा दिया आपको। अगला, कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है, भारत में नदियों के लेके जल विवाद होते रहते हैं, नदियों का पानी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस बात पे जल विवाद होते रहते हैं। तो बहुत से जल विवाद, जैसे महानदी जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है, तो इस कावेरी नदी से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो चलो ठीक है, डायग्राम से ही देख लो। यहाँ से निकलती है कर्नाटक से ब्रह्मगिरी, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, और यहाँ हल्के से केरल में होती हुई और ये पहुँचती है तमिलनाडु। तो कर्नाटक हो गया, ठीक है, इधर से केरल हो गया और इधर से हो गया तमिलनाडु। तो ये तीन तो राज्य हो गए कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक यहाँ पे पुदुचेरी भी है, पुदुचेरी,
पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 4 के मध्य विवाद है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य ये विवाद है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो एक बार अगर कावेरी नदी का दिमाग में आया नाम तो सारे क्वेश्चन याद आ जाने चाहिए जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस सूची का विषय है, ठीक है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो किस सूची में आता है ग्राम पंचायतों का गठन? तो ग्राम पंचायतों का गठन भाइयों और बहनों राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय है? राज्य सूची। मतलब इनका गठन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को, ठीक है। इसी राज्य सूची के गठन के मतलब इसी पंचायती राज के गठन के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 1992 में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। और जो नगर पालिका है उनके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इन ग्राम पंचायतों को कुल विषय देने की बात हुई, और इन्हीं ग्राम पंचायतों के लिए एक अनुच्छेद भी है कि भाई किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था है। तो ये नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ये व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम पंचायतों से आगे भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों से कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली क्या होती है? देखिए, एक तो मतलब ग्राम स्तर पर, गांव पे मतलब ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत जो जिला के स्तर पे। तो 3 व्यवस्थाएं हो गई। तो इसकी संतुष्टि किस समिति ने की थी? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे या समिति का नाम क्या था? तो समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अमरीश पुरी वाली फिल्में देखी हैं, उनमें बलवंत राय नाम सुना होगा, वो अलग बलवंत राय थे, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था उसको लागू करने में बहुत बड़ा योगदान था इनका, ठीक है। तो इनको बहुत याद किया जाता है, और इनको इसका श्रेय दिया जाता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसने लागू करवाई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे लागू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है। इसकी डेट भी पूछ लेते हैं और इसका स्थान भी पूछ लेते हैं, और किसने किया ये भी पूछ लेते हैं। तो नागौर है, एक जगह है नागौर, ठीक है, राजस्थान में है। तो ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहले उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो नागौर राजस्थान में। कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 को इसका उद्घाटन किया गया था। और किसने किया था? उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसके बाद दूसरा कहाँ उद्घाटन किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। पहली बार तो उद्घाटन कहाँ किया गया था? नागौर में। लेकिन दूसरी बार उद्घाटन कहाँ किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला है प्रधान पद हेतु उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ईमानदारी के साथ बताना कि कितने लोगों को पता है, वो कमेंट करके बताएं जिनको पता है कि वास्तव में उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है 18 वर्ष वोट डालने की उम्र, तो 18 वर्ष में प्रधान बनने की भी उम्र है। क्वेश्चन छोटा, लेकिन अभी चुनाव हुआ तो हो सकता है पूछा जा सके। एक बार IAS में पूछा गया था, तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए प्रधान बनने की, ठीक है। तो आज मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। कल मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए पेट का पूरा सिलेबस और पूरी रणनीति कैसे होना चाहिए, कैसे पास करेंगे उसको। और आप इसको फीडबैक दीजिए, इसको देखिए अच्छे से, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।